नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल रुद्र एजुकेशन हब। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आज के सेशन में, आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हमने प्रीवियस क्लास में, प्रीवियस वीडियोस में स्टोन एज से संबंधित, पाषाण काल से संबंधित कुछ बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया था और आज के इस सेशन में कुछ अन्य बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले कि दोस्तों आज के सेशन की हम शुरुआत करें, जल्दी से आप सभी जुड़ जाइए। चैनल पर नए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि दोस्तों आप सभी के पास वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी तक पहुंचती रहे। साथ में दोस्तों वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। दोस्तों, हमने प्रीवियस क्लास में, प्रीवियस वीडियोस में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज जो है दोस्तों उनको ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है और आज के इस सेशन जो क्वेश्चंस हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। इसके पहले कि दोस्तों वीडियोस की शुरुआत करें, जल्दी से हमें एक बार बता दीजिए कि क्या आप तक हमारी आवाज और वीडियो क्वालिटी दोनों बेहतर रूप से पहुंच पा रही है या नहीं। जिसके पश्चात दोस्तों जो सेशन है उसे हम स्टार्ट करें। बताएं, क्या आप सभी तक हमारी आवाज और वीडियो क्वालिटी दोनों बेहतर रूप से पहुंच पा रही है? बताएं। जिसके पश्चात दोस्तों जो सेशन है उसे हम स्टार्ट करें। दोस्तों, हमने प्रीवियस क्लास में, पिछले वीडियो में दोस्तों कुछ बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है और अब दोस्तों इस सेशन में कुछ अन्य इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या है दोस्तों। सबसे पहला, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, बड़ा ही बेसिक सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि जो शवाधान की पद्धति है, जो शवाधान की रीति है, ये किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? ऑप्शन है होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, होमो निएंडरथलेंसिस या फिर कह लीजिए होमो सेपियंस। किसके द्वारा जो है कि यह जो शवाधान की पद्धति है उसकी शुरुआत की गई? बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, आप इसे चुटकी में सॉल्व कर लेंगे यदि आपने पढ़ा होगा। शवाधान क्या होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, बरियल सिस्टम कहते हैं या फिर कह लीजिए क्रिमिनेशन, आप सामान्यतः इसको क्रिमिनेशन कहते हैं। बरियल सिस्टम मतलब कि मृतकों को मृतक संस्कार के द्वारा जो है जमीन में दफनाने की जो प्रक्रिया है उसको हम शवाधान पद्धति कहते हैं। ये कई रूप में हो सकता है, ठीक है, जैसे जिसे हम कहते हैं पूर्ण शवाधान, आपने पढ़ा होगा पूर्ण शवाधान, आपने पढ़ा होगा आंशिक शवाधान, आंशिक शवाधान, ठीक है, आपने पढ़ा होगा विस्तीर्ण शवाधान, विस्तीर्ण शवाधान, ठीक है, आपने पढ़ा होगा कलश शवाधान, कलश शवाधान। तो ये सभी आपके शवाधान की पद्धतियां हैं, ठीक है। जैसे में विस्तीर्ण शवाधान क्या होता है, जैसे आप और हम बेड पे सोते हैं तो हमारा पैर और हाथ सीध में होता है और हम लोग स्ट्रेट जो है सोते हैं, तो वो जो प्रक्रिया होती है जब ऐसे मृतक को दफनाया जाता है तो विस्तीर्ण शवाधान कहलाता है। पूर्ण शवाधान में जो इंटैक्ट पूरी बॉडी है वो दफनाई जाती है। आंशिक शवाधान में मान लीजिए पूरी बॉडी मौजूद नहीं है तो ऐसे में क्या करते हैं कि उसके कुछ भागों को जो है, मान लीजिए हड्डी हो गई, जैसे मान लीजिए कि पहले एक मान्यता ये भी थी कि उनको खुले आसमान के नीचे छोड़ते थे, जो आपके पंछी थे या बाकी जो आपके जानवर थे उनको खाने के पश्चात जो उनकी हड्डियां बचती थी उनको दफनाया जाता था। उसी प्रकार एक कलश शवाधान है। कलश शवाधान का प्रयोग प्राय जब नवजात शिशुओं की मृत्यु हो जाती थी तो उनको एक घड़े के अंदर, एक कलश के अंदर बंद करके जो है उनको दफनाया जाता था। तो ये अलग अलग जो शवाधान की प्रक्रिया है वो इंपॉर्टेंट है, आपकी एग्जाम में पूछी जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आता है आपकी एग्जाम में कि शवाधान में जो मृतक दफनाया गया है वह किस दिशा में दफनाया गया है, यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, ठीक है। फिलहाल यदि हम इसके आंसर की बात करते हैं, द राइट आंसर इज निएंडरथल। क्या होगा? निएंडरथल के द्वारा जो है कि जो शवाधान की पद्धति है उसकी शुरुआत की गई। लेकिन पॉइंट यह है कि इस निएंडरथल ने किस संस्कृति के अंतर्गत, वह कौन सा कल्चर था जिसके अंतर्गत सबसे पहली बार इस प्रकार के जो शवाधान की पद्धति है वो हमें देखने को मिलता है? तो यूरोप की एक मध्य पूरा पाषाण कालीन, मध्य पूरा पाषाण काल का, मध्य पूरा पाषाण काल की एक संस्कृति है, ठीक है, जिस संस्कृति का नाम क्या है? जिस संस्कृति का नाम है मुस्टेरियन संस्कृति। क्या नाम है? मुस्टेरियन संस्कृति।
ठीक है। अब देखिए इसी संस्कृति का जो है निर्माता, क्वेश्चन आपके एग्जाम में यही दूसरा भी पूछा जा सकता है कि जो मुस्टेरियन कल्चर है, मुस्टेरियन संस्कृति है, उसके निर्माता के रूप में जो है हम किसे जानते हैं। तो ये मुस्टेरियन संस्कृति की बात करते हैं। जो मुस्टेरियन कल्चर जो कि आपके सेंट्रल यूरोप कह लीजिए, आपका जो यूरोप का जो क्षेत्र है वहां पे उसके जो मुस्टेरियन संस्कृति जो कि मध्य पूरा पाषाण काल की है, मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड की है, वहीं की संस्कृति का निर्माता जो है हम किसको जानते हैं, जो निएंडरथल है उसको जो है जाना जाता है। यहीं से मुस्टेरियन कल्चर के अपना एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट जो मुस्टेरियन टूल्स है, जो मुस्टेरियन प्रकार के उपकरण है वो जाने जाते हैं। मैंने आप लोगों को जब मिडिल पैलियोलिथिक पढ़ाया था तो वहां पे इसकी चर्चा जो है आपके साथ वहां पे आई थी, जहां पे मैंने आप लोगों को बताया था कि जब लवालोजियन टूल्स पढ़ते हैं तो वहां पे जो कोर होता है उपकरण का, जो आपका कोर वाला भाग होता है वो कैसा होता है, टर्टवाइज कोर होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, कच्छप आकार का कोर बनता है। लेकिन मुस्टेरियन कल्चर के जब आप उपकरण करेंगे तो यदि कोई टूल मुस्टेरियन टेक्निक से बनता है तो उसमें जो कोर निर्मित होता है वो कैसा होता है, डिस्क्वायर्ड आकार का होता है, जिसे हम चक्राभ उपकरण के रूप में, जो कोर के रूप में जो है हम उसे जानते हैं। ठीक है। बाकी यहां पे एक होमो हैबिलिस भी नाम दिया गया है। होमो हैबिलिस को हम क्या कहते हैं, स्किलफुल मैन के नाम से जानते हैं। किस नाम से, स्किलफुल मैन, अर्थात इसे भी जो है हम कारीगर मानव भी कहा जाता है। यह कारीगर मानव के रूप में भी जो है जाना जाता है। इसे प्रथम उपकरण निर्माता भी कहा गया है, प्रथम उपकरण निर्माता के रूप में जो है जाना जाता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। बाकी होमो इरेक्टस आप सभी जानते होंगे, इसने जो है कि हैंडेक्स का निर्माण किया था। किसका निर्माण किया था, जो हैंडेक्स उपकरण होता है जिसे आप और हिंदी में हम बोलते हैं क्या, हस्त कुठार बोलते हैं। इस हैंडेक्स का जो निर्माण है वह इस होमो इरेक्टस के द्वारा जो है किया गया था। और ये वही होमो इरेक्टस है जिसका जो जीवाश्म है हमारे इंडिया में कहां से मिलता है, हमारे इंडिया में जो नर्मदा घाटी का क्षेत्र है, कौन सा, नर्मदा घाटी का जो क्षेत्र है, उस नर्मदा घाटी में जो पुरास्थल है जिसका नाम क्या है, हथनौरा, यहीं से अरुण सोनाकिया को जो है कि मिला था। प्लस जो AR सांख्यन है उनको भी जो है कि यहीं से एक फीमेल का जो आपका स्कल है और जो कंधे की हड्डी है उसका जो प्रमाण है इनको हथनौरा से प्राप्त हुआ था, जिसको जो जीवाश्म किसका था, होमो इरेक्टस का था। नर्मदा से प्राप्त होने की वजह से उसका जो नाम पड़ा होमो इरेक्टस नर्मदेंसिस जो है कहा गया। बाकी यहां पे होमो सेपियंस भी है। होमो सेपियंस वर्तमान आधुनिक मानव का एक प्रकार है जिसका जो उद्भव है, जिसका सबसे पहला जो प्रमाण है वो किस काल में दिखाई देता है, यह दिखाई देता है आपके अपर पैलियोलिथिक पीरियड में, उच्च पूर्व पाषाण काल में जो है इसका प्रमाण हमें देखने को मिलता है। तो जल्दी से दोस्तों एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, क्योंकि हम आप लोगों के लिए ऐसी ही वीडियोस लगातार बेसिस पे लेके आते रहते हैं। देखिए हम जब शवाधान की बात कर रहे हैं तो शवाधान ऐसा नहीं कि किसी एक स्पेसिफिक पुरास्थल से मिला है। आपने लेखिया पढ़ा, आपने बगही खोर पढ़ा, आपने मोरहाना पहाड़ पढ़ा, आपने क्या कहते हैं कि सराय नाहर राय, महदहा, दमदमा, बहुत सारे पुरास्थल पड़े जहां से मानव कंकालों का जो प्रमाण है वो प्राप्त होता है। और ये सभी मानव कंकाल जो हैं शवाधान की पद्धति के द्वारा जो है भारत में दफनाए गए हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि होमो इरेक्टस का एक कपाल निम्न में से किस स्थान से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन, नर्मदा घाटी में हथनौरा से, नर्मदा घाटी में होशंगाबाद से, सोन घाटी में बाघोर से, या फिर बेलन घाटी में। कहां से जो है कि इस होमो इरेक्टस का जो खोपड़ी का जो प्रमाण है वह देखने को मिला हुआ है। व्हाट इज द राइट आंसर, कोशिश कीजिए, बताइए सही आंसर क्या होगा। ए, ठीक है। देखिए बेटे एक बात समझिएगा, इसी को कहा जाता है, अपने क्वेश्चन में आपने पढ़ा होगा, इंस्ट्रक्शन पेपर में दिया जाता है कि किसी भी उत्तर का जो निकटतम, किसी भी क्वेश्चन का जो निकटतम आंसर होगा, जो नियरेस्ट आंसर होगा वही आपको देना है। देखिए इसमें यदि हम वैसे तौर पे देखें तो दो ऑप्शन सही है। एक नर्मदा घाटी में जो होशंगाबाद वाला इलाका है, ठीक है, वैसे, और नर्मदा घाटी में हथनौर। तो होशंगाबाद के अंतर्गत आता है आपका कौन सा,
हथनौर वाला इलाका। तो यहां पे जो सबसे अंतिम जो नियरेस्ट है वो क्या है, हथनौरा इलाका है, जहां से जो है कि किसको, अरुण सुनाकिया को, अभी मैंने नाम बताया था ना, अरुण सुनाकिया को जो है कि यहां से कब, 5 दिसंबर 1982 था, जहां तक मुझे ध्यान में आ रहा है, मुझे करेक्ट कीजिएगा भाई, गलत होंगे तो मुझे करेक्ट कीजिएगा, सही है हम, 5 दिसंबर 1982 को जो है कि इनको जो है कि यहां से किसका प्रमाण मिला था, जो होमो इरेक्टस का जो जीवाश्म है उसका जो प्रमाण है कपाल अर्थात स्कल जो है वह देखने को यहां से मिला था, जिसको नाम क्या दिया गया, होमो इरेक्टस नर्मदेंसिस कहा गया। क्या कहा गया, नर्मदेंसिस जो है इनको कहा गया। ठीक है, बाकी यदि हम बात करते हैं तो यह जीवाश्म तो होमो इरेक्टस का मिला था, कपाल मिला था, लेकिन जब बात कंधे की हड्डी की जाएगी, कंधे की हड्डी, और ये क्वेश्चन आपके इसी जून एग्जाम यूजीसी नेट का जो आप लोगों का हुआ है वह आया था। ठीक है, तो जहां पे जो कंधे की हड्डी है, जहां तक मुझे ध्यान में आ रहा है, ये 1997 वाला समय था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 1997 में था ना वो मिला था। हाँ, ए आर सांख्यन को जो है कि जो कंधे की हड्डी है वह प्राप्त हुआ था, ए आर सांख्यन को जो है कि जो कंधे की हड्डी है वो 1997 में देखने को मिला था। और आपका तमिलनाडु के ही निकट जो औदयपुरा स्थल है, औदयपुरा स्थल है, वहां से किसको, पी राजेंद्रन को जो है, पी राजेंद्रन को जो है कि भी जो है एक प्रमाण देखने को मिला था। काफी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। और वहां से जो है कि वह जो कि स्कल है, बेबी स्कल जो है उसका प्रमाण इनको यहां से देखने को मिला था। ठीक है, एक बालक की जो शिशु की जो खोपड़ी का जो प्रमाण है वह इन भाई साहब को मिला था। पी राजेंद्रन का जो संबंध है वो केरल यूनिवर्सिटी से है, केरल घाटी का जो आपका जो सॉरी केरल यूनिवर्सिटी है वहां से रहा है। ठीक है, अब एक बात और भी आप सभी जान लीजिए, अभी आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट भी होगा। जी हाँ, इन्होंने 2001 में, जी हाँ बिल्कुल सही जवाब। अब देखिए, अब हम जब नर्मदा घाटी की बात करते हैं तो जो नर्मदा घाटी का क्षेत्र है इसका अन्वेषण किसके द्वारा किया गया, इसका जो एक्सप्लोरेशन है वह किसने किया। तो जब हम नर्मदा घाटी की बात करते हैं तो जो नर्मदा घाटी है इसका जो एक्सप्लोरेशन है वह किया गया था किसके, डी टेरा एंड टीटी पैटरसन के द्वारा, डी टेरा एंड टीटी पैटरसन के द्वारा जो है कि इन्होंने जो यल कैम्ब्रिज एक्सपीडिशन अर्थात यल कैम्ब्रिज अभियान दल भारत आया, जो कि कैम्ब्रिज और जो आपके वहां संबंधित यूनिवर्सिटीज थे उसके सहभागी थे, जिन्होंने भारत के अलग अलग क्षेत्र जैसे कश्मीर घाटी का क्षेत्र, कोरतयाल घाटी का क्षेत्र, नर्मदा घाटी के क्षेत्र को एक्सप्लोर किया और यहां से कई सारे पुरास्थलों के उपकरणों के बारे में जो जानकारी है इनके द्वारा दी गई। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हाँ दोस्तों, हमारा जो बैच है यूजीसी नेट आर्कियोलॉजी 2024 के लिए जो नया बैच है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, जिसमें हम दिसंबर 2024 के लिए प्रिपरेशन करा रहे हैं। जिनकी जो क्लासेस हैं वो जुलाई से स्टार्ट है और दिसंबर तक ये क्लासेस चलेंगी। क्लासेस दोस्तों आपके लाइव से मोड में होती हैं, अर्थात डेली हम लाइव क्लासेस माध्यम से क्लास लेते हैं। हर एक लाइव क्लासेस के रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल होते हैं हमारे पास, जिसको आप कभी भी कितनी भी बार जो है वो देख सकते हैं। जितनी भी चीजें पढ़ाई जाएंगी उनसे संबंधित आपको जो पीडीएफ, ई नोट्स मटेरियल, बुक्स के पीडीएफ, आर्टिकल्स जो हैं वो प्रोवाइड कराए जाएंगे। साथ ही साथ आपको जो वीकली जो मॉक टेस्ट सीरीज है जो कि आपके टोटल सिलेबस के आधार पे या फिर टॉपिक वाइज जो है आपका वीकली मॉक टेस्ट सीरीज होगा। और साथ ही दोस्तों हम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है 2004 से 2023 का विथ पीडीएफ और उनके आंसर की और वीडियो एक्सप्लेनेशन भी दोस्तों वो भी आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो यदि दोस्तों आप इस हमारे बैच में जुड़ना चाहते हैं तो हमारा जो ऑफिशियल ऐप है रुद्र एजुकेशन हब, आप उसे जाकर हमारा जो प्ले स्टोर है वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से चाहे मॉक टेस्ट सीरीज हो या लाइव बैचेज हो, नोट्स हो, सभी चीजें जो दोस्तों वहां पे प्राप्त कर सकते हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि मध्य पाषाणिक संदर्भ में वन्य धान का प्रमाण कहां से मिला हुआ है, अर्थात वाइल्ड राइस का। ऑप्शन चौपानी मांडो, सराय नाहर राय, लंघनाज या फिर लेखैया। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, यदि इसको नहीं कर पाए तो समझ लीजिए कि पढ़ने की आवश्यकता है आप लोगों को। व्हाट इज द राइट आंसर, बताओ भैया।
ठीक है, खुशी जी डी कह रही हैं। लेखिया से कहां से मिलने लगा वन्यधान का प्रमाण? नहीं खुशी जी, लेखिया से नहीं मिला है। देखिए मिला है कहां से, चौपानी मांडो से मिला है। कहां से मिला है? चौपानी मांडो से मिला हुआ है। बाकी हमने सराय नाहरराय की चर्चा कल क्लास में किया भी था। लंघनाच पढ़ाया गया था, जहां से 14 मानव कंकाल मिल रहे हैं। गुजरात का बड़ा ही इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट है, सैंड्यून साइट है। लिखिया के बारे में आप लोगों को बताया गया, जहां पे लिखिया, बगही खोर, मोरहाना पहाड़ डिटेलिंग के साथ बताया गया। चौपानी मांडो आपके बेलन वैली में, बेलन जो घाटी का क्षेत्र है वहां पर स्थित एक आपका बड़ा ही महत्वपूर्ण पुरास्थल है। और यह जो है हमें वन्यधान अर्थात जो वाइल्ड राइस है उसका जो प्रमाण है वह हमें यहां से देखने को मिलता है। कोई बात नहीं, सॉरी की बात नहीं है, आप उसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहें। अब देखिएगा, एक बात को समझिएगा, जो जंगली चावल वहां से देखने को मिला हुआ है, ठीक है, जंगली चावल का जो प्रमाण है वो कहां से प्राप्त हुआ है? चौपानी मांडो से प्राप्त हुआ है। और जो जंगली प्रकार है उसके लिए जो है कि ओराइजा रूपिफोजन कहते हैं उसको, ठीक है। ये है आपका जंगली चावल का नाम। जंगली चावल के लिए जो है जो प्रयोग किया जाता है वह साइंटिफिक नेम। जबकि यदि आप कृषि वाले चावल की बात करते हैं, ठीक है, कृषि वाले चावल की बात करते हैं तो उसका नाम आप सभी ने पढ़ा होगा। क्या होता है, कोई बता सकता है कि भारत में कृषि के द्वारा उत्पन्न जो आपका चावल होता है उसके लिए किस साइंटिफिक नेम का प्रयोग करते हैं? आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो यदि आपने कायदे से पढ़ा होगा तभी कर देंगे, ठीक है। ओराइजा सटाइवा, वेरी गुड, ठीक है, ओराइजा सटाइवा जो है उसके लिए प्रयोग में लाया जाता है, ठीक है। याद कर लीजिए, आपके एग्जाम में आता है। आपने कोल्डी हवा भी पढ़ा होगा जो कि उसके प्राचीनतम साक्ष्य के लिए, सॉरी लहुरा देवा पढ़ा होगा, आपने कोल्डी हवा पढ़ा होगा। ये बड़े इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट है कृषि के पॉइंट ऑफ व्यू से, लहुरा देवा जिनमें सबसे प्राचीन माना गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, संघाओ गुफा पुरास्थल कहां पर है, किस जगह पर स्थित है? पहली बात तो ये, और जो है कि ये पुरास्थल किस काल का है? संघाओ के निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल, नव पुरा पाषाण काल या नव पाषाण काल या फिर ताम्र पाषाण काल? बताइए बेटे, इसका संबंध कहां पर है? ये है कहां पे संघाओ केव? बताओ तो, इंपॉर्टेंट है। संघाओ केव कहां पर है, किस काल से संबंधित है? और भी लोग बताएं। श्रीलंका, और ठीक है, और बताइए किस काल से संबंधित है संघाओ केव? लोअर पैलियोलिथिक, ठीक है, और बताइए। बताइए भाई, कोशिश कीजिए, तो पढ़ाया गया है कई बार, इनसे जो क्वेश्चंस हैं वो बताए गए हैं, बताइए। अब इतना बेसिक से क्वेश्चन नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा? सी अपर नौ पाषाण काल कोई कह रहा है। देखिए बेटे, ये आपका मिडिल पैलियोलिथिक साइट है। संघाओ आपका कहां पर है? पाकिस्तान में है। कहां पर है? पाकिस्तान में है। यहां पे काम किया है अहमद हसन दानी ने। अहमद हसन दानी के द्वारा जो है कि यहां पर कार्य जो है वह किया गया है, ठीक है। एक बात को ये ध्यान में रख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर
नौ पाषाणिक स्थल पर गेहूं और जौ की खेती के सर्वप्रथम प्रमाण मिलते हैं? ऑप्शन रंगपुर, मेहरगढ़, लोथल और कोल्डिहवा। ये क्वेश्चन मैंने कल डिटेल में बताया है, ये क्वेश्चन आज गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं, क्लियर नहीं था तो आज क्लियर हो गया ना। बताइए, ये क्वेश्चन मैंने कल बताया था, इसमें तो आपको बेसिक भी कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा रत्ती भर भी जगह नहीं इसमें कंफ्यूज होने की। चलिए, आजकल के जो स्टूडेंट हैं वो आजकल थोड़ी थोड़ी बातों पे जो है वो क्या हो जाते हैं, उनकी जो भाषा के स्तर है वो बदल जाते हैं। मैं आप लोगों के लिए नहीं कह रहा हूं, याद होगा मैं लगातार आजकल जो है कि नेट पे वीडियोस बना रहा हूं, जो अपडेट है उसके बारे में बता रहा हूं। लेकिन कुछ स्टूडेंट है जो कि अपनी बातों को ही केवल जो है कि वो क्या करना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। ठीक है, जब उनके अकॉर्डिंग बातें नहीं सुनने को मिलती तो वो अपशब्द का प्रयोग करते हैं। कमेंट में कई सारे ऐसे महानुभाव हैं जो कि ऐसे ऐसे अपशब्द का प्रयोग करते हैं, शायद यदि वो अपने घर में माता पिता अपनी बहन के लिए करें तो उनका घर से निकाला हो जाए। और शिक्षक के लिए बड़े आसानी से, क्योंकि उनको फ्री का डेटा मिलता है और आसानी से वो टाइप करके छोड़ देते हैं। वो ये नहीं सोचते कि अगला जो शिक्षक आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है, कल को यदि सभी शिक्षक इसी प्रकार से बंद कर दें, क्योंकि मैं केवल मेरे साथ ऐसी घटनाएं नहीं है, नेट के ऊपर इस समय जितनी वीडियोस बन रही हैं, एक पर्टिकुलर कुछ वर्ग हैं जिनको की तकलीफ है उन चीजों से, वो जाते हैं वहां पे अपशब्द बोलते हैं, कमेंट करते हैं और लगातार बहस करते हैं। उनको ये बात समझनी चाहिए कि ये ऑनलाइन माध्यम ही है और ये शिक्षक ही वो माध्यम है जिनके थ्रू आप अपडेट हैं। नहीं तो ये पहले वाली यदि स्थिति होती ना, जिसमें आप फॉर्म ऑफलाइन तरीके से भरते और आराम से भेज देते, और ऑफलाइन आपका फीस अभी कितना लगता था तैयारी करने का, नेट का 10,000 15,000 मिनिमम फीस हुआ करती थी नेट की तैयारी की। अब जो आपको अफोर्डेबिलिटी मिलती है, जो इन्फॉर्मेशन आप बैठे बैठाए आप 1.5 GB भरा के आप कुछ भी कर लेते हैं, तो उसका जो दुरुपयोग करने वाले लोग हैं उसको थोड़ा सा समझिए। ठीक है, मैंने देखा है, खैर बहुत सारी चीजें हैं, तकलीफ होती है स्टूडेंट को, टीचर को, कि जब आप लोग के बीच में से ही कोई ऐसा कार्य कर जाए जो कि उसका कोई रिलेवेंसी ना हो। बताया जा रहा है, वीडियो इंफॉर्मेशन दी जा रही है, आप लोगों के साथ नेट के लिए खड़ा हुआ जा रहा है। हमारी मांग यही है कि नेट को क्या किया जाए, जल्द से जल्द उस पर क्लेरिफिकेशन दिया जाए। चले, दिक्कत आप लोगों के, टीचर को क्या जाना है, टीचर को पढ़ाना है, अपना काम करना है, उसको क्या मिल जाएगा। लेकिन नहीं, चीजें अपनी हैं। ठीक है, नहीं, दिक्कत यह है ना कि जब कभी कभी वो कमेंट इस लेवल तक के घटिया होते हैं कि आप सोच नहीं सकते। वो निहायती उसमें किस भाषा का प्रयोग होता है कि वो सोचने के लिए भी जो है कि मजबूर होना पड़ता है। उसमें केवल फैक्ट पे बातें की गई हैं। आज मैंने, यदि आप देखेंगे तो नेट की वीडियोस बनाई गई हैं, उस पे ये बताया गया है कि क्या कुछ हुआ है, अभी केस पेंडिंग है, आगे क्या कुछ होगा और एनटीए को क्या करना चाहिए, इस पे वीडियो बनाई गई है। लेकिन उनको यह है कि वो आखिर टीचर हमारे पक्ष में क्यों नहीं बोल रहा है। जो फैक्ट है आदमी उसको नहीं सुनना चाहता है, वो इमोशनली ये चाहता है कि जो हमारे मन की बात है शिक्षक बिल्कुल वही आकर कह दे। तो ये संभव नहीं है। जो आदमी फैक्ट पे है वो फैक्ट ही बात करेगा। ठीक है, खैर उनकी अपनी अलग चीजें हैं, वो क्या सुनना चाहते हैं क्या सुनना नहीं चाहते, उनके वजह से वीडियो बनाना या फिर वो करना बंद नहीं होगा। क्योंकि यदि शिक्षक ऐसा करना शुरू कर दें, आप जितने कम पैसों में, आजकल पढ़ाई बड़ा इजीली अवेलेबल हो गया, आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे मात्र यूट्यूब के सहारे से जो है कि बड़े बड़े एग्जाम क्लैरिफाई कर जा रहे हैं, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे एसएससी हो, चाहे आपके स्टेट पीसीएस के एग्जाम हो। यूट्यूब एक ऐसा माध्यम बन चुका है कि जिसमें बहुत बच्चे बिना किसी फीस के, हमारे साथ ही ऐसा होता है, हम आप लोगों को आर्कियोलॉजी का बैच पढ़ा रहे हैं, उसमें लिमिटेड बच्चे होते हैं, लेकिन अभी जो हम पढ़ा रहे हैं आप लोगों के साथ जो डिस्कस कर रहे हैं, इसमें कई सारे बच्चे फायदा लेते हैं। 200, 500, 400 बच्चे जितने भी मेरे व्यूज आते हैं वो क्या है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट के ही तो हैं। और यदि मान लीजिए सभी शिक्षक बंद कर दें और ऑफलाइन मोड में वापस से चले जाएं, तो क्या वो सुविधाएं आपको मिलेंगी? तो दिक्कत यह है कि हम, जब हमको चीजें बड़े आसानी से मिलने लगती है ना, तो हम खामियां वहां बड़ा तेजी से ढूंढते हैं। तो इन चीजों से थोड़े से बचने की आवश्यकता है। ठीक है, तो जो भी है उनके लिए काफी बेहतर है, करते रहे, उनके कुछ कहने से थोड़ी होगा। बात यह है कि किस स्थान से गेहूं और जौ का जो प्रमाण है वो देखने को मिलता है। द राइट आंसर इज मेहरगढ़। मेहरगढ़ के बारे में मैंने आप लोगों को कल बड़े डिटेल में चर्चा किया था कि जो मेहरगढ़ है वो कहां पर है बेटे, हमारा बहुत ही प्यारा सा नन्ना मुन्ना सा बच्चा पाकिस्तान,
बहुत प्यारा सा है, एकदम लड़ाई झगड़ा नहीं करता, एकदम शांति है। यहाँ पे एक विश्व का सबसे सुंदर और सबसे शांतिप्रिय इलाका है पाकिस्तान। पाकिस्तान में ही एक और सा सुंदर सा जगह है जिसको हम लोग बोलते हैं बलूचिस्तान। उसी बलूचिस्तान में जो है कि यह मेहरगढ़ पुरास्थल स्थित है, और इसी में बड़ी ही एक प्यारी सी नदी बहती जिसका नाम है बोलन नदी। क्या नाम है? बोलन। बेलन मत समझ लीजिएगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। बेलन है इलाहाबाद में, ये क्या है? बोलन है। ठीक है, तो बोलन नदी के तट पे पुरास्थल स्थित, और यहां पे उत्खनन काम किसने किया? JF जैरीज ने जो है कि यहां पर उत्खनन का जो कार्य है वह किया था। मैंने आप लोगों को पढ़ाते समय बताया था, यह आपका मेहरगढ़ ऐसा पुरास्थल है जो कि नवपाषाण काल से लेकर, अर्थात यहां से न्यूलिथिक काल से लेकर जो है कि यहां पे जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है, सिंधु घाटी सभ्यता जो है, उसके तक की जो जानकारी है वह हमें देखने को मिलता है। ठीक है, बाकी आप रंगपुर की बात करते हैं, देखिए समझिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता में भी हमें चावल के साक्ष्य मिले हुए हैं। जैसे आपको चावल के साक्ष्य प्रागैतिहासिक काल में, प्री हिस्टोरिकल पीरियड में आपने देखा कोल्डिहवा, आपने देखा लहुरा देवा, आपने नाम दिया चौपानी मांडू का। ठीक है, वैसे ही जब आप हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात करते हो, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता की बात करते हो, तो जब भी बात बेटे चावल की आती है तो कम से कम दो तो याद ही रखना। एक जो कि लोथल जाना जाता है, दूसरा बेटे जो कि आपका रंगपुर जो है वह जाना जाता है। ठीक है, क्योंकि यहां से जो क्वेश्चंस हैं वो लगातार जो है वो पूछा जाता है। ठीक है, जो आपका रंगपुर है यह आपके गुजरात में स्थित है। रंगपुर जो है गुजरात में एक नदी है मादर नदी, ठीक है, उस पर यह स्थित है। इस जो पुरास्थल की जो खोज है वो 1954 में SR राव के द्वारा जो है यहां पर किया गया। SR राव ने 1954। लोथल पे भी किसने काम किया है? SR राव ने ही किया है। SR राव को जो है हम किस नाम से जानते हैं? फादर ऑफ इंडियन मरीन आर्कियोलॉजी, भारत के समुद्री पुरातत्व के रूप में जो है यह जाने जाते हैं। ठीक है, अब देखिए ये यहां पे इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पर जो रंगपुर पुरास्थल, यहां पे मिट्टी की बनी हुई अश्व की जो मूर्तियां हैं, घोड़े की जो मूर्तियां हैं, वो यहां पर प्राप्त होती हैं। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा यदि हम बात करें तो यहीं से जो है कि अश्व की मूर्तियां एकदम रट जाना है, नहीं तो बड़ा काम गड़बड़ हो जाएगा भैया। रंगपुर की आप बात कर रहे हो, यहां से किसका प्रमाण मिल रहा है? अश्व की मृण मूर्तियां जो हैं यहां से प्राप्त हो रही हैं, पहला चीज। ठीक, इसी जगह से एक ऐसा भी मृदभांड या फिर पॉटरी मिला हुआ है जिसपे किसका अंकन है? अश्व का, अर्थात जो घोड़ा है उसका अंकन दिखाई देता है। इसके अलावा जब आप अश्व की अर्थात घोड़े की हड्डी के प्रमाण की बात करो तो वहां पे दो पुरास्थलों के नाम आपके दिमाग में हमेशा से छपा होना चाहिए। एक जो कि आपको याद ही होगा, जिसे हम बोलते हैं सुरकोटदा। क्या बोलते हैं? सुरकोटदा। और दूसरा जो है आपने नाम सुना होगा राणा घुंडई। ठीक है, तो सुरकोटदा से जो है कि घोड़े की हड्डी का प्रमाण मिला है, और राणा घुंडई से जो है कि घोड़े के जो दांत हैं उसका प्रमाण जो है वो हमें देखने को मिला है। तो पॉइंट यदि ऐसे कनेक्ट करते हुए चलेंगे तो बड़े ही आसानी से जो चीजें हैं वो आपको समझ में आएंगी। लोथल आप सभी जानते हैं, यहां से युग्म शवाधान भी मिला हुआ है। लोथल आपके सिंधु घाटी सभ्यता का ट्रेडिंग पॉइंट था, अर्थात यहां से व्यापार किया जाता था। इसका सबसे प्रमुख उदाहरण है आपका यहां पे प्राप्त क्या, जो आपका डॉकयार्ड है, गोदीवाड़ा या फिर बंदरगाह जो है वो यहां से प्राप्त होता है, जहां से पर्शियन गल्फ जो आपका है उससे संबंधित जो मुहरे हैं वो भी यहां पर आपको देखने को मिली हुई हैं, और बहुत सारी चीजें हैं। खैर हम एक एक करके जो है कि जितने भी पुरास्थल हैं उनकी चर्चा हम आगे वाले वीडियो में जो है करते रहेंगे। तो जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। साथ ही इन वीडियोस को अपने जितने भी मित्र हैं जो कि हिस्ट्री से तैयारी करना चाहते हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो, आप उनसे जरूर शेयर करें। आप व्हाट्सएप ग्रुप पे आपसे भी जुड़े होंगे। हमारा जो परिवार है बड़ा छोटा सा परिवार है, जितना हमारी ज्यादा संख्या होगी उतना और ज्यादा जो है आनंद आएगा क्वेश्चंस को डिस्कस करने में।
ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर पशु कब्रगाह का जो प्रमाण है, किसका, पशु कब्रगाह का जो प्रमाण है वह देखने को मिलता है। ठीक है, ऑप्शन क्या क्या है, गुफ कराल, ठीक है, गुफ कराल, आपका कनिष्पुर, कशिमबाग या फिर बुर्जहोम, कहां से जो है हमें पशु कब्रगाह का जो प्रमाण है वह देखने को मिला हुआ है। बताइए, व्हाट इज द राइट आंसर। डी, ठीक है, और भी लोग बताएं। चलिए देखिए, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। देखिए, एक बुर्जहोम है, दूसरा आपका गुफकराल है। बुर्जहोम मैंने पढ़ाते समय भी आप लोगों को बताया था कि यह प्रथम नवपाषाणिक पुरास्थल है। कैसा प्रथम नवपाषाणिक पुरास्थल, किस बात के लिए, तो यह प्रथम नवपाषाणिक पुरास्थल है इसलिए क्योंकि इसे जो है कि कहां पर खोजा गया था, कश्मीर में, अर्थात कश्मीर में खोजा गया सबसे पहला जो नवपाषाणिक पुरास्थल था वो था बुर्जहोम। बुर्जहोम से जो है काम किसने किया है, आपने नाम सुना होगा टी.एन. खजांची का, किसका, टी.एन. खजांची ने जो है यहां पे काम किया है। इसके अलावा आपने गुफ कराल का भी जो नाम है जरूर सुना होगा बेटे, काफी इंपॉर्टेंट है ये भाई साहब। ठीक है, गुफ कराल वाला जो इंपॉर्टेंट नाम है आपके एग्जाम में बार बार जो है वह पूछा जाता है। ठीक है, बुर्जहोम से यदि हम बात करते तो उसकी खोज 1935 में डी टेरा एंड डी टी पेटरसन ने किया। इसके अलावा जो है कि यहां से जो है कि 3 कालों का जो प्रमाण है वो प्राप्त होता है। नवपाषाण काल है, महापाषाण काल है, आपका हिस्टोरिकल पीरियड है। यहीं से जो है आपके कि रेड एंड ऑकर कलर में जो आपके रंगे गए जो मानव कंकाल हैं, ह्यूमन स्कल हैं, उसके भी प्रमाण यहां पर जो है देखने को मिलता है। बाकी गुफकराल की बात करें तो 1962 में पूरा स्थल खोजा गया। इसका जो खुदाई का काम है, एक्सकेवेशन का जो काम है वो ए.के. शर्मा ने किया। गुफकराल का मतलब होता है कि कुम्हारों की क्या होती हैं, आपकी गुफाएं। ठीक है, यहीं से तांबे के पिन के प्रमाण मिला, और ये जो है कि यह जो ऐसी पिन जो यहाँ पे तांबे का मिला हुआ है, कहां से, गुफकराल से। आपका जो कॉपर का जो हेयर पिन है उसका प्रमाण मिला है। ठीक वैसा ही हेयर पिन जो है हमें जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का आर्कियोलॉजिकल साइट चनहुदड़ो है वहां से भी जो है देखने को मिला हुआ था। अगला क्वेश्चन, पेबल पाषाण उपकरण प्रायः निम्न में से किससे संबंधित हैं। कल की क्लास में बताए थे, यदि इसको गलती किए तो समझ लेना। क्वेश्चन क्या है, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल या फिर नव पाषाण काल। जो पेबल टूल्स है बेटे ये किस काल से संबंधित हैं यह आपको बताना है। अब इससे बेसिक क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में नहीं आ सकता। टूल टाइपोलॉजी मैंने कल की क्लास में आप लोगों को बड़ा ही डिटेल में एक एक जो है पॉइंट बाय पॉइंट जो है बताया था। देखिए, वर्तमान में सनी जी जितने भी एक्सक्लूजन, पता है हमारे यहाँ पे आर्कियोलॉजी इतना पीछे क्यों है। हम जो इतिहास पढ़ते हैं, हम जो पुरातत्व पढ़ते हैं, एक्चुअली बुक्स में आपको जो दिखाई देती हैं चीजें आपके जो सिलेबस में, कभी आपने उसको एनालाइज किया है कि वो सिलेबस जो है आज के कम से कम जो है 15 साल पीछे चल रहा है। हमारी और आर्कियोलॉजी की आपकी जो पढ़ाई होती है मास्टर्स के दौरान, ग्रेजुएशन के दौरान, वो पढ़ाई में जितनी भी डाटा आपके बुक्स में दिखाई देती हैं उनमें जितने इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट्स के बारे में चीजें दी गई हैं वो कहां पर हैं, 15 साल पहले। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हम जब किसी भी आर्कियोलॉजिकल साइट का एक्सकेवेशन करते हैं तो वहां से जो भी फाइंडिंग्स मिलती है तो जल्दी उनकी रिपोर्ट को पब्लिश नहीं किया जाता। एक्सकेवेशन तो बहुत होते हैं, ऐसा नहीं कि एक्सकेवेशन नहीं होता, एक्सकेवेशन होता है और पब्लिश नहीं होता। और यदि पब्लिश होता है तो उसे ऑफिशियल अपडेट करने में टाइम लगता है, और जब ऑफिशियली अपडेट हो जाता है तो उसे बुक में आने में कम से कम 10 से 15 साल लग जाते हैं। यही कारण है कि हमारी और आपकी जो हिस्ट्री की अपडेट है वो काफी क्या हो जाती है,
पुरानी हो जाती है। इसीलिए हमारा जो वर्तमान में आर्कियोलॉजी का सिलेबस, यदि आप किसी भी यूनिवर्सिटी को उठा के देख लीजिए, इवन बीएचयू, आपका इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, डेक्कन यूनिवर्सिटी, किसी भी यूनिवर्सिटी को देख लीजिए, बहुत कम जगह पर ही होगा जहां पे अपडेटेड एकदम न्यूली कि पिछले साल कौन सा एक्सकवेशन हुआ, किसने किया, क्या फाइंडिंग्स हुई, वो चीजें आपको पढ़ने को मिलेंगी, ऐसा नहीं है। ठीक है, द राइट आंसर इज वेरी गुड, द राइट आंसर इज लोअर पैलियोलिथिक पीरियड। मैंने आप लोगों को सभी कालों से संबंधित जो टूल्स है वो बताए थे। जैसे आपने देखा कि यहां पे पेबल टूल्स की बात कर रहा है। इसके अलावा आपको मैंने बताया था एश्यूलियन टूल्स का, एश्यूलियन उपकरण भी जो है वह इसी के अंतर्गत आते हैं। एश्यूलियन में दो हैं, एक आपका क्या कहते हैं हैंडेक्स है, दूसरा क्लीवर है। इसके अलावा यदि हम बात करें चॉपर, चॉपिंग, ठीक है, ये भी जो है आपके इसी के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसके अलावा यदि हम बात करें तो आप उसमें नाम ले सकते हैं ओल्डवान उपकरण का, ओल्डवान उपकरण का। ठीक है, इसके अलावा आप नाम ले सकते हैं शोहन उपकरण का। तो ये सभी जो है आपके निम्न पुरापाषाण काल से संबंधित हैं। ठीक है, इसके अलावा यदि हम बात करें तो जो स्क्रैपर है, जो कि किस पे बना होता है, फलक उपकरण है, जो फ्लेक टूल्स हैं उस पर बना होता है। ठीक है, तो जब हम इसकी बात करते हैं तो ये किस काल का है, यह आपके मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड का है। ठीक है, इसीलिए क्योंकि फलक उपकरण बनते इसीलिए मिडिल पैलियोलिथिक को आपका फलक कल्चर या फिर फलक संस्कृति के नाम से जानते हैं। यहां पे आपका जो है कि ब्लेड है, ठीक है, ब्यूरीन है, यह दो आपके सबसे महत्वपूर्ण है उच्च पुरापाषाण काल के। नवपाषाण काल की बात करते हैं तो जो सेल्ट है, ठीक है, जो कुल्हाड़ी, उसका प्रमाण मिलता है। और जो है कि आपकी दूसरी जो घर्षित अर्थात जो चिकना जो उपकरण मिलता है जिसपे एक विशेष प्रकार की चमक होती है, वह किस काल से संबंधित है, वह आपका नवपाषाण काल से जो है उसका संबंध जोड़ा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, बेलन घाटी से प्राप्त हड्डी की मातृदेवी मूर्ति किस सांस्कृतिक धरातल से संबंधित है? कल की क्लास में याद कीजिए, कला का साक्ष्य मध्य पाषाण काल वाला याद कीजिए, जो आपको वर्ल्ड पैलियोलिथिक का मैं आप लोगों को बताया था कि कला और चित्रकला के साक्ष्य वाला डिफरेंस यदि याद होगा तो इस क्वेश्चन को आराम से कर ले जाएंगे। बेलन घाटी से प्राप्त जो आपकी मातृदेवी की मूर्ति है, ये कहां से प्राप्त होती है, किस फेज से? निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल, उच्च पुरापाषाण काल या फिर मध्य पाषाणिक क्षेत्र से। यदि इसको क्वेश्चन में गलत करें तो फिर पीटे जाएंगे आप लोग। इतना बेसिक कंफ्यूजन गलती तो नहीं होना चाहिए। कल के क्लास में बड़े ही मैंने अच्छे से इसको समझाने का प्रयास किया था आप लोगों को। बताओ भैया, देखो भैया, आपको पढ़ाते समय मैं बताया था कि एक तरफ जो है आप रख लो भारत को, ठीक, और दूसरी तरफ रख लो आप विश्व को। ठीक है, तो भारत के यदि हम तत्व को रखते हैं एक तरफ, तो मैंने वहां पे चीजें बताई थी, समझिएगा। एक बताया था कि इनको दो भागों में बांट लो, एक तो भारत में जो कला का साक्ष्य है, दूसरा भारत में जो है कि चित्रकला का साक्ष्य है। ठीक है, वैसे ही विश्व को भी दो भागों में बांट लो, एक बेटे आप बांट लो कला का साक्ष्य और दूसरा बांट लो चित्रकला का साक्ष्य। ठीक है, जो विश्व है वहां पे जो उसका संबंध है वह किस काल से है, किस काल में जो कला है वो सबसे पहली बार देखने को मिल रहा है, उच्च पुरापाषाण काल में, अपर पैलियोलिथिक पीरियड में। और उसी काल में जो है उच्च पुरापाषाण काल में ही जो है कि वहां से हमें पेंटिंग्स के भी प्रमाण दिखाई देते हैं। अच्छा, और कला की शुरुआत विश्व में किस काल में होती है? तो आपको मैंने कल पढ़ाते समय नाम लिया था ऑरेगनेशियन पीरियड का। किसका? ऑरेगनेशियन जो संस्कृति है, जो कि यूरोप की क्या है, यूरोप की यह आपकी अपर पैलियोलिथिक कल्चर है। 5 संस्कृतियां हैं यूरोप की, सतल पेरिनियन, ग्रेवेशियन, शालुत्रियन, ऑरेगनेशियन और आपका मैग्दलेनियन। सबसे पहला आपका है सतल पेरिनियन, फिर ऑरेगनेशियन, फिर ग्रेवेशियन, फिर शालुत्रियन और आपका मैग्दलेनियन। तो कला का सबसे पहला प्रमाण ऑरेगनेशियन पीरियड में मिलता है। और आपके जो थर्ड फेज है उसी के आसपास जो आपके जो चित्रकलाएं हैं, ऑरेगनेशियन पीरियड में भी जो चित्रकलाएं हैं वो देखने को मिलती हैं। लेकिन भारत में यहां पे थोड़ी सी गड़बड़ है। कला जो है वो आपका उच्च पुरापाषाण काल में तो देखने को मिल जाता है। ठीक है, अर्थात जो आपके आर्ट का एविडेंस है वो उच्च पुरापाषाण काल में मिल जाता है। जबकि यदि हम चित्रकला की बात करते हैं, पेंटिंग्स की बात करते हैं,
तो यह आपका मध्य पाषाण काल से देखने को मिलता है। लाइक यदि आप एग्जाम्पल की बात करें तो आप इसमें नाम ले सकते हैं भीमबेटका का। ठीक है, उच्च पुरा पाषाण में कला कहां प्रमाण मिला? तो बेलन घाटी का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण पुरास्थल है जिसका नाम क्या है? लोहदा नाला। इस लोहदा नाला में हड्डी की बनी हुई जो मूर्ति है उसका जो प्रमाण है वह देखने को मिलता है। ठीक है, जो कि किस फेज से है? अपर पैलियोलिथिक पीरियड से है। और यही क्वेश्चन आपको यहां पे घुमा के दिया गया है। इसीलिए कहा जाता है कि जब आप अपने को थोड़ा सा अपडेट रखेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, तो क्वेश्चन आपके लिए जो है चुटकी भर का काम है। तो अब यह कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि विश्व के संदर्भ में कला की शुरुआत कब हुई, तो उच्च पुरा पाषाण काल में। किस संस्कृति की देन है? ऑर्गेनेशियन कल्चर में। अच्छा, आपने विश्व के दो बड़े ही प्रमुख आपने स्थानों के नाम सुने होंगे जहां की पेंटिंग बड़ी फेमस है। आपने अल्तामिरा का नाम सुना होगा जो कि स्पेन की है। आपने लास्को का नाम सुना होगा जो कि फ्रांस की है। ये दोनों आपकी यूरोप की उच्च पुरा पाषाण काल अपर पैलियोलिथिक फेज से संबंधित हैं। और ये सभी आपके जो मैगडेलेनियन कल्चर है, यूरोप की अंतिम जो कल्चर है मैगडेलेनियन कल्चर उच्च पुरा पाषाण काल की, उनसे उनका संबंध जोड़ा जाता है। अगला क्वेश्चन, उत्खनित स्थल लहुरा देवा निम्न में से किस जनपद में है? सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, सुल्तानपुर या फिर प्रतापगढ़। लहुरा देवा से जहां से चावल के कृषि के प्राचीनतम जो साक्ष्य हैं वह प्राप्त हुए हैं। बताइए क्या होगा? बताइए भाई, अब इससे बेसिक क्वेश्चन तो नहीं आना चाहिए। देखिए, संत कबीर नगर में कहां पर है? ये आपके यूपी का जो आपका संत कबीर नगर है वहां पर स्थित आपका बड़ा ही महत्वपूर्ण पुरास्थल है। लहुरा देवा के बारे में ऑलरेडी मैंने आप लोगों को जानकारी दी हुई है। अगला क्वेश्चन, नागरी नामक पुरास्थल किस नदी के तट पर स्थित है? अब आप लोगों को जब हम निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल की जो जनरल क्लास आप लोगों के साथ हम डिस्कस कर रहे थे, तो वहां पर हमने डिटेल में आपके साथ जो है इसकी चर्चा की थी। आपको याद होगा, नागरी था, आपका बेराज था, बागन था और कई सारी नदी घाटियां थी जहां पर स्थित अलग अलग पुरास्थलों की हमने जो बात आपसे की थी। ठीक है, वो नदी घाटियों के नाम थे, जिसको कि कादमली नदी घाटी, बेराज हो गया, बागन हो गया, इनको मैंने पढ़ाते समय बताया था। तो उसी में एक बड़ा मैंने पुरास्थल का नाम लिया था नागरी। ये किस नदी के तट पर स्थित है आपको बताना है। बनास नदी, बेराज नदी, गंभीरी नदी या फिर लूनी नदी? बताइए। अब इसको तो गलती मत ही कीजिएगा क्योंकि इसमें संभावना है नहीं गलती करने की। यदि गलती करे तो मतलब आपने कायदे से पढ़ा नहीं है। बताओ भैया। नहीं पता? बी। ठीक है, और भी लोग बताएं। चलिए, बहुत बढ़िया। क्या होगा? बी, बेराज नदी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और आज के इस सेशन का अंतिम प्रश्न। ठीक है, लघु पाषाण उपकरण अधोलिखित में से किस संस्कृति के प्रमुख उद्योग हैं? अब आप लोगों को बताना है। ऑप्शन, निम्न पुरा पाषाणिक संस्कृति, लोअर पैलियोलिथिक कल्चर, मध्य पुरा पाषाणिक संस्कृति, मिडिल पैलियोलिथिक कल्चर, उच्च पुरा पाषाणिक संस्कृति, आपका अपर पैलियोलिथिक कल्चर, एंड चौथा मध्य पाषाणिक संस्कृति, मेसोलिथिक कल्चर। बताइए क्या सही आंसर होगा। अब इससे बेसिक क्वेश्चन जो है कि आपके एग्जाम में आ नहीं सकता। ठीक है, तो आज हम जो है कि यहां पे ये कंप्लीट करेंगे और आज रात में जो है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो नई प्लेलिस्ट है, मतलब कि जो नई क्लास है वो स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, ये इस चीजों को ध्यान में रखिए। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। बताओ भाई। अरे माइक्रोलिस्ट की बात कर रहा है भाई,
माइक्रोलिथ्स, लघु पाषाण उपकरण। ठीक है, ये कहां पे प्राप्त होंगे? मध्य पाषाणिक संस्कृति सी मेसोलिथिक कल्चर से। अब एक बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जब आप टूल्स को पढ़ते हैं तो टूल्स को थोड़ा सा सोचिए, दिमाग लगाइए, 2 मिनट के लिए सोचिए कि जब निम्न पूरा पाषाण काल पढ़ रहे हैं तो निम्न पूरा पाषाण काल में जो है कि जो उपकरण है वो बहुत बड़े आकार के हैं, हैवी वेट के हैं। ठीक, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल, तो ये जो उपकरण है ये आकार में धीरे धीरे छोटे हो रहे हैं और वजन में काफी हल्के हो रहे हैं। और मध्य पाषाण काल आते आते आप देख रहे हैं कि बहुत ही छोटे सेंटीमीटर्स में, छोटे छोटे सेंटीमीटर्स में जो है कि ये उपकरण जो है निर्मित हो रहे हैं। पहली बात की समझ लीजिए कि इसके पहले के अर्थात पैलियोलिथिक एज के जो टूल्स होते थे वो ऐसे टूल्स होते थे जिनका उपयोग इंडिविजुअल तौर पे, मतलब अकेले उनका प्रयोग कर सकते थे। जैसे हैंडेक्स का प्रयोग हम सिंगल यूज उसको कर सकते थे। लेकिन जो माइक्रोलिथिक टूल्स होते हैं इनको हम कंपोजिट टूल के रूप में जानते हैं, इनको हम संयोजित या फिर संयुक्त उपकरण के रूप में जानते हैं, क्योंकि इनका प्रयोग हम सिंगल यूज बहुत कम किया था। इनको कंपोजिट रूप में जो है इनका प्रयोग देखने को मिलता है। ठीक है, अब लघु पाषाण उपकरण भी समय के साथ जो है इनमें भी बदलाव देखने को मिलता है। मेसोलिथिक अर्थात मध्य पाषाण काल का जो प्रारंभिक दौर है जिसे हम अर्ली मेसोलिथिक पीरियड कहते हैं, इसमें लघु पाषाण अलग थे। और आपका जो इसका जो अंतिम वाला पीरियड है जिसे हम अंत मध्य पाषाण काल या फिर लेटर मध्य पाषाण मध्य मेसोलिथिक पीरियड के नाम से जानते हैं, उनमें जो है अंतर हमें देखने को मिलता है। अब वो अंतर क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो अंतर ये है कि इन अर्ली मेसोलिथिक पीरियड द माइक्रोलिथ्स और इन फॉर्म ऑफ नॉन जियोमेट्रिक शेप, अर्थात प्रारंभिक जो मध्य पाषाण काल का दौर है उसमें जो लघु पाषाण उपकरण मिलेंगे वो कैसे होंगे? अज्यामितीय प्रकार का होगा। क्या होगा? अज्यामितीय प्रकार का। जबकि जो लेट मेसोलिथिक पीरियड का फेज है, अंत मध्य पाषाण काल का क्षेत्र है, उत्तर मध्य पाषाण काल का जो क्षेत्र है, उस समय में जो आपको क्या मिलेंगे? लघु पाषाण उपकरण मिलेंगे, मैक्रोस मिलेंगे। वो कैसे होंगे? जियोमेट्रिक शेप में होंगे, अर्थात उनके जो उपकरण होंगे वो ज्यामितीय आकार का होगा। लेकिन यहां पे खासियत है, एक बात आपको ध्यान में रखनी है। वो बात ये ध्यान रखनी है कि ये जो मध्य पाषाण काल है जिसे आप 2 भागों में बांट रहे हो, एक अर्ली और दूसरा जो है आप उसको लेट फेज में, तो ध्यान रखिएगा कि मध्य पाषाण काल में ही सबसे पहली बार हमें किसका उद्भव देखने को मिलता है? मृदभांड का। पॉटरीज किस फेज से बनने लगती हैं? जो मृदभांड हैं यह किस काल का देन है? यह आपके मध्य पाषाण काल का देन है। लेकिन ये अर्ली मेसोलिथिक पीरियड में जो मृदभांड हैं, जो पॉटरीज हैं, वो देखने को नहीं मिलता। ठीक है, जबकि जो लेट मेसोलिथिक पीरियड है उसमें जो मृदभांड है उसका प्रमाण हमें देखने को मिला हुआ है। ठीक है, तो इसको कैसे एसोसिएट करेंगे कि जो नॉन जियोमेट्रिक शेप ऑफ माइक्रोलिथ्स है वो क्या है? ए सेरेमिक फेज में आता है, अर्थात वहां से जो मृदभांड है वो देखने को नहीं मिलते। जबकि जो लेट मेसोलिथिक का फेज है वो कौन सा फेज है? जियोमेट्रिक माइक्रोलिथ्स का फेज है, ज्यामितीय प्रकार के लघु पाषाण उपकरण का है, और उस समय उसको हम सेरेमिक फेज कहते हैं। अर्थात उसके साथ जो हमें मृदभांडों का जो प्रमाण है वो देखने को मिलता है। और एक चीज ये भी ध्यान रखिएगा कि इस काल से, मध्य पाषाण काल से जो पॉटरीज मिलती हैं, जो मृदभांड मिलते हैं, वो कैसे होते हैं? वो आपके हैंडमेड होते हैं, अर्थात वो आपके हस्त निर्मित मृदभांड होता है, क्योंकि चाक का पहला प्रयोग नव पाषाण काल में जो हमें दिखाई देता है। तो नव पाषाण काल में आप देखेंगे कि जो पॉटरीज हैं वो क्या है? विल मेड पॉटरीज हैं, चाक पर निर्मित मृदभांड है, और उसमें भी आपका 2 फेज है, स्लो मोशन वाले और हाई मोशन वाले। ठीक है, तीव्र गति के चाक, धीमी गति के चाक। जो धीमी गति के चाक है ये पहले आएगा आपका इनिशियल फेज में, और जो आपके तीव्र गति के चाक हैं वो आपके लेटर फेज में आएगा। तो ये कुछ चीजें हैं जिसको कि हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। बाकी जो आपकी जो पेड बैच की क्लासेस है वहां पे तो हम इन चीजों को एक एक करके डिस्कस कर ही रहे हैं। पेड बैच की क्लासेस में आपकी डेटिंग मेथोडोलॉजी कंप्लीट हो चुकी है। जियो क्रोनोलॉजी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। जियो क्रोनोलॉजी में हम लोगों ने कल आपका होलोसीन, प्लिस्टोसीन सभी कंप्लीट हो चुका है। कल ही हम लोगों ने आइसेस को कंप्लीट किया। आज जो आपका प्लूवियल और इंटर प्लूवियल जो आपका फैक्ट है, अर्थात वृष्टिकाल और अंतर्वृष्टिकाल जो है उनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल के लिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही।
आई होप दोस्तों इस वीडियो से आप लोगों को काफी सहायता मिली होगी। इनकी पूरी दोस्तों जो अलग अलग 5 वीडियोज हैं उनको मर्ज करके मैं जो वीडियो है वो यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा। यदि आप में से चाहें तो उसको डाउनलोड करके वापस से उसको आराम से देख के नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना जरूर करें, ठीक है। और साथ ही साथ दोस्तों हमारे इस चैनल को अपने सभी मित्रों तक जरूर से शेयर करें। हमारा छोटा सा ये जो परिवार है हिस्ट्री का, और आके और भी लोग इससे जुड़े और जो है कि अपनी जानकारी है जो है हम लोग एक दूसरे से शेयर कर सकें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोज में कुछ अन्य इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।